स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग के एग्जाम में मात्र 7 दिन बचे हुए हैं। आप जितना मेहनत कर सकते हैं इन 7 दिनों में कर लीजिए, क्योंकि ये जो समय जा रहा है ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो समय जा रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही यहाँ पे करेंगे तो आपका बैक लग जाएगा। फिर आप हमेशा सोचेंगे कि काश उस टाइम पढ़ लिए होते। तो अपनी तैयारियों में लगातार आप लगे रहिए बिना टाइम वेस्ट किए। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सामाजिक अध्ययन। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैक्सिमम 50+ या 50 प्रश्न है हम लोग के पास, और इसी 50 में से आपको मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन आपको इस क्लास से फंसेंगे जरूर। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए इसकी पीडीएफ के लिए, क्योंकि जो भी पीडीएफ है और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर या बीटीसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट प्रश्न से। सूर्य ताप किसे कहते हैं? पूछता है कि सूर्य ताप किसे कहते हैं। तो सूर्य ताप क्या है कि जो आप देखिएगा कि सूर्य की जो रोशनी मतलब जो ऐसे विकर्ण टाइप की जो पृथ्वी पे आती है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले और विकर्ण ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। मतलब जो उसकी रोशनी होती है, जो चमक होती है, जो विकर्ण टाइप का जो आता है धरती पे, उसकी गर्माहट को ही हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य ताप कहते हैं, है ना। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले विकर्ण ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। आप देखिए कभी, मतलब देख तो मिलता नहीं है क्योंकि सूर्य की गर्मी इतनी तेज होती है, इतना उसमें चमक होता है कि आप उसको देख नहीं सकते। बट फिर भी थोड़ा सा अगर आप ट्राई करेंगे देखने के लिए तो आपको दिखेगा कि उसकी रोशनी आपको मतलब कुछ रेशे टाइप के आपको दिखेंगे। तो जो रेशे टाइप के जो आपकी पृथ्वी पे आ रहे हैं वही आपके क्या है? विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकर्ण ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य ताप कहते हैं। सौर विकर्ण ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। जो भी प्रश्न आज कराया जाएगा ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और लगातार जो भी इम्पोर्टेंट है उसी को ध्यान में रख के आप सभी की क्लासेस चल रही है। आप रेगुलर क्लासेस देखिए और लगातार बने रहिए चैनल से, क्योंकि एग्जाम पास में है और आप लोगों को बस वही चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्जी चीजें नहीं कराई जा रही है, जो भी कराया जा रहा है इम्पोर्टेंट है। और आप एग्जाम देने के बाद खुद आएंगे बताएंगे कि हाँ ये चीजें आई थी हमारे एग्जाम में। और जो आपको चाहिए एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, अगर आपको चीजें लग रही है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संविधान की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। अगर पूछे कितने सदस्य थे तो 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ही कहूँ। हरित क्रांति किस संबंध से है? तो हरित क्रांति जो है वो कृषि करने के तरीके में सुधार तथा कृषि उत्पादन की वृद्धि से है। ये भी पूछता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये क्या है? हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति के जनक जरूर पूछता है तो आप याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और पूछता है हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति आप लोग हमेशा जानते होंगे, शायद ही किसी को ना पता हो कि यह कृषि से ही संबंधित है। तो कृषि से संबंधित है, तो कृषि करने के तरीके में सुधार तथा कृषि उत्पादन की वृद्धि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है? संविधान की विशेषताएं बताइए। संविधान की विशेषताएं क्या है? तो संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। प्रमुख विशेषताएं क्या है? निम्नलिखित है। अगर लॉन्ग में आता है, मतलब 2 नंबर में अगर आ रहा है तो आपको 4, मैक्सिमम 4 तो पता ही होना चाहिए। अगर 1 नंबर में पूछ रहा है तो आप 2 भी विशेषताएं लिख देंगे तो पर्याप्त है आप लोगों के लिए। तो संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है कि भारतीय संविधान हस्तलिखित संविधान है। हमारा संविधान कैसा है? तो ये हस्तलिखित है। कैसा है? हस्तलिखित संविधान है। भारतीय संविधान में संसद
शासन प्रणाली कैसी है, तो संसदीय शासन प्रणाली है। कैसी प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है। भारतीय संविधान कैसा है, लचीला एवं कठोर का समन्वय है, मतलब लचीला भी और कठोर भी। हमारा भारतीय संविधान कैसा है, लचीला एवं कठोर का समन्वय है। भारतीय संविधान हस्तलिखित संविधान है। भारतीय संविधान में कैसी प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य की भी व्यवस्था है ना। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देखिए हमारा संविधान हस्तलिखित संविधान है, उसके साथ ही विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किस उद्देश्य से किया था। तो मोहम्मद गजनबी जो थे किस उद्देश्य से किए थे, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आए हुए भी प्रश्न है, ऐसा नहीं कि ये फर्जी की चीजें हैं। प्रीवियस ईयर में कुछ आए हुए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ इस बार एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो सारे प्रश्न हैं इसमें। मोहम्मद गजनबी तुर्क सरदार जिसने पश्चिम एशिया की छोटी सी रियासत गजनी राज्य की स्थापना की थी। उसने भारत की धन संपदा की गाथाएं सुनी थी। वह सन 1000 क्या होगा कि सन 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य भारत पर आक्रमण कर धन दौलत लूट कर इकट्ठा करना तथा मोहम्मद गजनवी ने पंजाब, मुल्तान, कश्मीर, धनेश्वर पर आक्रमण मुख्य रूप से किया। उसके आक्रमण का मुख्य केंद्र सोमनाथ मंदिर पे था। पूछता भी कि मोहम्मद गजनवी ने, मतलब ये पूछता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद गजनवी ने किया था। वहां पर उसने बहुत सारा सोना चांदी लूट कर गजनी वापस ले गया था। लगभग 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई। कुछ स्पेलिंग एरर है तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेग्नेस्टीज ने भारत वर्णन का संक्षिप्त परिचय करिए। मेग्नेस्टीज सबसे महत्वपूर्ण राजदूत थे जो यूनानी साम्राज्य से मौर्य दरबार में आए थे। सेल्यूकस ने उसे अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा तथा मेग्नेस्टीज ने भारत के विषय में इंडिका नामक पुस्तक में भारत की भूमि, जलवायु, पशु पक्षी, शासन पद्धति, धर्म तथा रीति रिवाज का वर्णन किया। मेग्नेस्टीज ने भारत की भौगोलिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति का भी क्या किया था, मूल्यांकन किया। मेग्नेस्टीज ने भारत के वर्णन से तत्कालीन भारत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त किया कि जानकारी हमें उनके द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका से प्राप्त हुई। पूछता है कि इंडिका पुस्तक किसकी है, तो इंडिका पुस्तक किसकी है, मेग्नेस्टीज की है। इंडिका पुस्तक किसकी है, मेग्नेस्टीज की है। नेक्स्ट, राजपूत ने कौन से प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किया था, तो राजपूत राजाओं को मंदिर बनवाने का बहुत शौक था। इस युग में इन मंदिरों में से कुछ मंदिरों को भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर के रूप में भी जाना जाता था। इन्होंने भुवनेश्वर में लिंगराज का मंदिर और खजुराहो के मंदिर, उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर, एलोरा में कैलाश मंदिर और कांची में पल्लव मंदिर, चालुक्य मंदिर जैसे आदि महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण राजपूत राजाओं के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्या है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करती है, पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट पे पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेती है। वेन शांग कौन था, उनका जन्म कब हुआ था,
वेनसोंग कौन था और उनका जन्म कब हुआ था? तो वेनसोंग एक चीनी यात्री था। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसका जन्म 602 ईस्वी में हुआ था। वेनसोंग कौन था? तो ये एक चीनी यात्री था और कब आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और इसका जन्म कब हुआ? तो 602 ईस्वी में हुआ था। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य साम्राज्य जो है उसका अंतिम सम्राट बृहद था। कौन था? बृहद था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। अभी मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है वो किसके हैं? वो दुग्ध क्रांति के जनक हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन किसके हैं? वो डॉक्टर जो वर्गीज कुरियन है, मैंने जो अभी आपको बताया था, वो किसके हैं? तो वो दुग्ध क्रांति के जनक हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन दुग्ध क्रांति के जनक हैं। और हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या है? प्राप्त है। भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हमें प्राप्त है, जो निम्न है। नागरिकों को शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को भाषण एवं विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। साथ में ही नागरिकों को मानव हित के समुदाय एवं संघ निर्माण की भी स्वतंत्रता प्राप्त है। और आप लोग उस प्रश्न को सुधार लीजिएगा, थोड़ा भूल गई थी चीजें, कभी कभी क्या हो जाती है कि इधर हो जाती है दिमाग से। मैंने आपको बताया था ना कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। और जो मैंने आपको वर्गीज कुरियन बताया था तो वो दुग्ध क्रांति के जनक हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 3 सूची के बराबर की बात की गई। समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र तथा राज्य दोनों का कानून बन सकता है। राज्य सूची का जो विषय उसमें केवल राज्य का कानून बनता है। संघ सूची के विषय में संसद या केंद्र सरकार का कानून बन सकता है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। किसकी है? कौटिल्य की है। भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन का युद्ध सन 1962 में हुआ था। मृदा अपरदन से क्या आशय है? मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने अथवा मूल स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। वर्ष के माध्यम से ज्यादा होती है। मृदा अपरदन क्या है? तो चीजें आप लोग थोड़ा पढ़ते रहिए कि देखिए, मैं इसको अपनी लोकल भाषा में अगर आप लोगों को बताऊं कि जो बहते हुए जल है, हवा है ना, बहते हुए जल और हवा के साथ जैसे जो चीजें बहती हुई हैं, जीव जंतु व मानवीय क्रियाओं द्वारा जो चीजें हैं, क्या है? ऊपरी उपजाऊ मिट्टी के परत के कटने से अत्यंत रूपांतरित हो जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। मतलब क्या है कि जो हवाएं चल रही हैं, हवाओं के माध्यम से जो चीजें उड़ रही है ना, और बहते हुए जल में जो चीजें जा रही है, मानवीय क्रियाओं द्वारा भूपटल से ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की जो परत के कटने से ऊपरी जो मिट्टी की जो परत है वो कट जा रही है। किस कारण? हवाओं के कारण, बहते हुए जल के कारण, वो जो कूड़ा कचरा होता उनके कारण जो चीजें ऊपरी कट जा रही है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? अत्यंत रूपांतरित हो जाने को ही हम लोग क्या कह रहे हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य
की सीमाओं का विस्तार कहाँ तक है? चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है लगभग 345 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सीमाएं पश्चिम में हिंदू हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत थी। भूकंप भूकंप शब्द क्या है? भूकंप शब्द का साधारण पृथ्वी का हिलना है। क्या है? भूकंप, कंपिस हिलना, है ना। भू यानी पृथ्वी, पृथ्वी का कंपन होना ही क्या कहलाया? भूकंप। भूकंप का ठीक ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता है। पृथ्वी के गर्भ में होने वाली किसी भी हलचल के कारण धरातल का कोई भाग अचानक कांप उठना, है ना। पृथ्वी के गर्भ में होने वाले किसी भी हलचल के कारण धरातल का कोई भी भाग अचानक कांप उठना, उसे ही भूकंप कहते हैं। हम लोगों ने भूकंप भी महसूस किया है, हम लोगों ने नौतपा भी महसूस किया है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोविड भी हम लोगों ने झेला है। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? ज्वार भाटा समुद्र का नियमित उत्थान और पतन है, जिसके अंतर्गत समुद्र का जल नियमित रूप से दिन में 2 बार उठना तथा दिन में 2 बार नीचे जाता है। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षक शक्तियों के कारण सागरीय जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना। देखिए यहाँ से भी आप अगर चीजें लिख देंगे आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। आप ये याद रखिए कि सागरीय जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं, तथा सागरीय जल का नीचे गिर के सागर की ओर पीछे लौटना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। ज्वार और भाटा आपको पता ही हो गया होगा कि सूर्य तथा चंद्रमा की जो आकर्षक शक्तियों के कारण सागरीय जल ऊपर उठकर आगे बढ़ने को हम लोग क्या कह रहे हैं? ज्वार कह रहे हैं, तथा सागरीय जल का नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटना, सागर की ओर पीछे लौटना क्या कहलाता है? भाटा। भूखलन से क्या तात्पर्य है? भूपृष्ठ पर सालों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण ढाल की दिशा में खिसकना आरंभ कर देते हैं। तीव्र एवं खड़े ढालों पर अपक्षित पदार्थ के आकस्मिक रूप से खिसकने की क्रिया को हम लोग क्या कह रहे हैं? भूखलन कहते हैं। नेक्स्ट, गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? मतलब गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये जयदेव की प्रसिद्ध रचना है। खुजरोहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? खुजरोहो का जो मंदिर है ये चंदेल के राजाओं द्वारा कराया गया था। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि उन्होंने कौन कौन से मंदिर का निर्माण कराया था। जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जलवायु किसी बड़े इलाके, क्या है कि जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। सरल शब्दों में किसी इलाके में किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय तक बना रहता है तो वह उस इलाके की क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। मतलब जलवायु क्या है कि लंबे समय तक एक ही प्रकार का मौसम बना रहे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। जलवायु किसी बड़े इलाके का क्या है? एक औसत मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। सरल शब्दों में, है ना, किसी इलाके में किसी एक तरीके का, जैसे अभी यहाँ पे मान लीजिए कि अगर गर्मी है तो लंबे समय तक, मतलब साल 2 साल तक गर्मी ही एक एवरेज, ना ठंडी है ना गर्मी। जैसे अभी मार्च का जो महीना चल रहा है, ना ज्यादा ठंडी है ना गर्मी है ना, अगर यही मौसम आपका बना रहे लंबे समय तक, मैक्सिमम 2 साल तक, तो यही क्या हो जाएगी? जलवायु हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है, आंशिक और पूर्ण।
एकल नागरिकता क्या है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की बात की गई है, जिसमें केंद्र एवं राज्य की एक ही नागरिकता होती है, जिसमें केंद्र एवं राज्य की क्या होती है? एक ही नागरिकता होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एकल नागरिकता। लावा किसे कहते हैं? धरातल के अंदर का अर्थ तरल पदार्थ जब धरातल पर निकल कर फैल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। धरातल के अंदर का अर्थ मतलब जो धरातल के अंदर का जो तरल पदार्थ है, धरातल के जो अंदर का क्या है? धरातल के अंदर का तरल पदार्थ जब धरातल पर निकल कर फैल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। मतलब धरातल की जो चीजें हैं अंदर की वो किसी भी कारण अगर तरल पर फैल जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? लावा कहेंगे। क्या कहेंगे? लावा कहेंगे। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है लगभग 6370 किलोमीटर है, लगभग 6370 किलोमीटर। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी मतलब सूर्य, कलर चेंज कर लूं एक सेकेंड, जब आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाए? चंद्रमा, है ना। जब सूर्य की जो छाया है वो चंद्रमा क्या कर रही है? रोक रही है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो ये आपके पूर्णिमा के दिन, सॉरी आप चीजें पढ़िए, जब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य कौन आ जा रहा है? चंद्रमा आ रहा है। देखिए मैंने चीजों को बताया कि जब सूर्य और चंद्रमा, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या है? देखिए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा, एक सेकेंड, क्या होता है कि जब जो आपका सूर्य है ना, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जा रहा है? पृथ्वी आ रहा है। कौन आ रहा है? पृथ्वी आ रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण। मतलब जो आपका सूर्य है, जो सूर्य की रोशनी है वो कौन रोक ले रहा है? पृथ्वी रोक ले रहा है। कहाँ तक पहुंचने पे? चंद्रमा के पास पहुंचने में रोक ले रहा है कौन? पृथ्वी। यानी सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण कहलाता है। और जब चंद्र ग्रहण होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णिमा। चंद्र ग्रहण को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। और सूर्य ग्रहण को क्या कहते हैं? अमावस्या। नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह, पृथ्वी का नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। जुड़वा बहन, है ना, जुड़वा बहन किसे कहते हैं? बताइए। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था। भक्ति आंदोलन क्या है? भक्त की धारणा का अर्थ एक ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। भक्ति आंदोलन के उपासकों ने वीडियो के रूप में कर्मकांड तथा यज्ञों का परित्याग किया है। भक्ति आंदोलन क्या है? ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? 1290 ईस्वी में जलाउद्दीन खिलजी, फिर उसे खिलजी ने भारत में खिलजी वंश की स्थापना की। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चला तथा इसका अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन खुसरो खिलजी थे। चोल वंश के 3 प्रमुख शासकों के नाम? आदित्य प्रथम, राजा राज प्रथम और कौन थे? राजेंद्र द्वितीय। कौन थे? राजेंद्र द्वितीय। सेल्यूकस ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था।
गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना थी वो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। चट्टान कितने प्रकार की होती? तो चट्टानें 3 प्रकार की होती, अग्निय, औषाधी, कार्यांतरित। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्य संख्या कितनी है? तो आप लोग मुझे बताइए। तो मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है। दुग्ध क्रांति के जनक आ गया। दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत किस गोलार्ध पर स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्व गोलार्ध पे स्थित है। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। देख लीजिए आप लोग, क्या है? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल है। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है, लग रहा है कि हाँ ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर की क्लास खत्म होते ही, जैसे आप लोगों का एग्जाम खत्म होगा उसके नेक्स्ट वीक ही आप लोगों की थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और आपको लगातार तैयारी कराई जाएंगी, सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। तो आप लोग अपनी अगर तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वायुदाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? वायुदाब नापने के यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? बैरोमीटर। क्या कहते हैं? बैरोमीटर। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता कौन है? तो ये आपके कौन है? हरिसेन है। कौन है? हरिसेन है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में अगर बात करें तो कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कुछ ये इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आप सभी को करा दिया, और जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो कई बार रिपीटेड है, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को, ये सारे क्वेश्चन जो ऐसे हैं जिनके बारे में आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं रहेगा आप चीजें कर नहीं पाएंगे। और आप लोग लगातार अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अभी अगर आप लापरवाही करेंगे तो आप लोगों के लिए ही दिक्कत है। देखिए, अब मैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में बात करूंगी जो आपके एग्जाम में आता जरूर है। पूछता है कि 42वां, मेरे बातों पे ध्यान दीजिए क्योंकि चीजों को, कि 42वां संविधान 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन किया गया था। पूछता है कब? 1976 में, 1978 में या 1980 में। 19 आपके ऑप्शन में देगा जरूर। क्या देगा? 19 देगा जरूर। और पूछेगा 1978 या 76, है ना, या 74, कुछ भी पूछ लेगा। तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताती हूँ, आप कभी भी नहीं गलत होगा और हमेशा आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी, क्योंकि कुछ चीजें ट्रिक के माध्यम से भी सीखनी चाहिए। 42वां अगर पूछेगा, 42वां संविधान संशोधन, तो आप 4+2 कर दीजिएगा। कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो 1976 में आपका क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन। अगर यही आपसे पूछ ले कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो आप 4+4 कर दीजिए, यानी 1978 में आपका क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन। अगर आपसे 42वां पूछ रहा है तो आप 1976 करिएगा, अगर आपसे 44वां पूछ रहा है तो आप 1978 करेंगे। ये आपके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। कुछ प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार पूछता है आपसे कि अजंता गुफा
अजंता क्या है कि अजंता गुफाओं की संख्या, अजंता गुफाओं की संख्या देखिए 25 दिया रहेगा, 29 दिया रहेगा, 30 दिया रहेगा, 45 दिया रहेगा। तो जो अगर बात करें अजंता गुफाओं की संख्या, तो अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? तो अगर आपके पास ऑप्शन में 25 दिया है, 30 दिया है, 29 दिया है, 45 दिया है, अगर 29 दिया है तो आप 29 ही मारेंगे। कौन सा मारेंगे? 29 ही मारेंगे, क्योंकि अजंता में जो गुफाओं की संख्या है वो आपकी 29 है। कितनी है? 29 है। लेकिन ऑप्शन में आपके दिया क्या रहता है? 30। तो 29 के आसपास क्या है? 30 है, इसीलिए हम लोग 30 को राइट मान लेते हैं, 30 को राइट मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है। देखिए पूछता है कि जौहर प्रथा का प्रचलन, जौहर प्रथा, जौहर प्रथा का प्रचलन, जौहर प्रथा का प्रचलन किस काल से हुआ था? है ना, जौहर प्रथा का प्रचलन किस काल से हुआ था? मौर्य काल, मौर्य काल आपका हो गया, है ना। और क्या हो गया? गुप्त काल कहता है, गुप्त काल। और एक क्या है? राजपूत काल, राजपूत काल। मैं ज्यादा नहीं लिख रही हूँ, यही 3 ऑप्शन दे रही हूँ। तो जो आपका जौहर प्रथा पूछता भी है, इस समय प्रचलन में भी है, जो कांड हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ ले कि जौहर प्रथा का प्रचलन क्या है। तो जौहर प्रथा का प्रचलन क्या है कि जैसे क्या होता था कि अगर राजा लोग युद्ध में जाते थे और किसी कारणवश वो अगर मर जाते थे, मतलब युद्ध में हार जाते थे, मर जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उनकी पत्नियां क्या करती थी कि वह खुद भी आग में जल के अपनी जान दे देती थी। क्या करती थी? आग में जल के तुरंत अपनी जान दे देती थी। वो क्या था? जौहर प्रथा था। और आज की प्रथा है जो आप देख रहे हैं, जो मुस्कान की प्रथा चल रही है ना, तो ये सारी चीजें भी आप देखिए कि एक जौहर प्रथा था, एक मुस्कान की प्रथा है। जौहर प्रथा का प्रचलन राजपूत काल से हुआ था। कब से हुआ था? राजपूत काल से हुआ था। जौहर प्रथा का प्रचलन कब से हुआ? तो ये राजपूत काल से हुआ। एक क्वेश्चन आप लोगों से बहुत पूछता है और कंफ्यूज भी रहते हैं बच्चे, इसमें गलतियां करते हैं किसमें कि सिब्बी का मुख्यालय कहाँ है? सिब्बी का मुख्यालय, इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन क्या होता है कि लखनऊ दिया रहता है और दिल्ली दिया रहता है और इलाहाबाद दिया रहता है। और ज्यादातर बच्चों के दिमाग में अगर मुख्यालय की बात करें तो क्या चलता रहता है कि या तो वो दिल्ली लगाएंगे या इलाहाबाद लगा देंगे। बस यही आपसे गलती हो जा रही है। तो जो सिब्बी का मुख्यालय वो आपका कहाँ है? लखनऊ में है। सिब्बी का मुख्यालय कहाँ, मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि सूर्य का जो प्रकाश है, एक सेकेंड, जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय? आप लोग समझ लीजिए कि पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। आपको ऑप्शन आप लोगों को क्या दिया रहेगा? 5 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, है ना, 8 मिनट 3 सेकेंड, 8 मिनट 3 सेकेंड या 6 मिनट। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 8 मिनट 3 सेकेंड। वैसे आप लोगों का जो एकदम राइट अगर बात करें तो 8 मिनट 16 सेकेंड है। कितना है? 16 सेकेंड है कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। लगभग की बात कर देता है, इसलिए आपका 8 मिनट 30 सेकेंड क्या हो जाता है? सही मान लिया जाता है, क्योंकि ये 16 के ही आसपास है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट, याद रखिएगा 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपसे क्या पूछता है
पृथ्वी का औसत घनत्व क्या पूछता है? पृथ्वी का औसत घनत्व क्या पूछता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व, अगर बात करें पृथ्वी के औसत घनत्व की तो आपका 5.5 होता है। कितना होता है? 5.5 होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो जो आपका होता है 5.5 होता है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट है, एक सेकेंड। क्या इम्पोर्टेंट है कि धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे? तो धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे? धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे? धन्वंतरी किस काल के, क्या पूछे कि वैद्य थे? धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे? अगर बात करें तो देखिए, धन था उनके पास ज्यादा, तो धन को क्या करते थे? गुप्त करके रखते थे। क्या करते थे? गुप्त करके रखते थे। धनवंतरी अपनी धनों को क्या करते थे? गुप्त करके रखते थे। इससे आप याद रखिए कि गुप्त काल के, किस काल के? तो गुप्त काल के वैद्य थे। धनवंतरी किस काल के वैद्य थे? तो धनवंतरी गुप्त काल के वैद्य थे। देखिए, वैद्य थे, डॉक्टर थे, डॉक्टरों के पास पैसा होता ही अच्छा खासा, तो अपनी पैसों को क्या करके अगर छिपा के गुप्त करके ना रखें तो उनके घर में डाका पड़ जाएगा। इसीलिए वो अपने धन को क्या कर लेते थे? गुप्त कर लेते थे। आप ऐसे याद रखिए कि धनवंतरी किस काल के वैद्य थे? तो गुप्त काल के वैद्य थे। एक क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को बताया था जौहर प्रथा वाला, है ना, कि क्या होता है कि अगर उनके पति युद्ध में मर गए तो पत्नियां क्या करती थी कि अपने आप को जला के मार डालती थी। और अभी क्या है, मुस्कान जैसी भी पत्नियां हैं कि अपने ही पति को मार के ड्रम में भर देती हैं और सिरमिन का घोल भी लगा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो आपका दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है कहाँ है ना, बताइए आप लोग मुझे। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। देखिए, कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग तैयार करते चलिए, ये आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें जो मैं अभी आपको बता रही है सारी चीजें फर्जी है, फर्जी कुछ भी नहीं है। जो भी बताया जा रहा है इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए, फर्जी कुछ भी नहीं है इसमें। आपसे पूछता है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जय देव हैं। कौन है? जय देव हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आप लोग मुझे बताइए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा महासागर है ये आप लोग का कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर। आई होप कि आप सभी को जो चीजें पढ़ाई जा रही हो वो अच्छी लगी हो, ऐसा आशा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, चीजें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये एग्जाम को ही ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अब मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।